हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज आपको पुनः पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 के जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि जुलाई महीने के किसी भी वीक में आपका MP कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे इन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि मैं यहाँ से टाइम टू टाइम आपको अपलोड कर रहा हूँ। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज हम एक मोटिवेशनल पावरफुल थॉट पर पहुँचते हैं और आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक द सन फर्स्ट वंस लाइक द सन। तो दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो पहले आपको सूरज की तरह जलना होगा। दोस्तों, आखिर में मैं इसलिए मोटिवेशनल पावर थॉट इसलिए ले आया हूँ क्योंकि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और हम जैसे बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो 1 या 2 साल से कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, परंतु अभी हाल ही में MP गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल में कोई भी भर्ती नहीं निकली है और वो अभी डीमोटिवेट होते जा रहे हैं। तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू बनाए रखिएगा क्योंकि जल्द ही वैकेंसी आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्षेत्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दोस्तों, आपको बताना है कि विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप का नाम बताना है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े महाद्वीप का नाम एशिया महाद्वीप है। भारत एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के बाद अफ्रीका आता है। अफ्रीका के बाद थर्ड नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका के बाद 4th नंबर पर दक्षिणी अमेरिका आता है। दक्षिणी अमेरिका के बाद अंटार्कटिका आता है। अंटार्कटिका के बाद यूरोप और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस प्रकार आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप तथा सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। वहीं अगर महासागर की बात की जाए तो सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर है। बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारे सागर से ही संबंधित है। जमनी अर्थात जामनी इज अ रिवर विच ओरिजिनेट्स इन, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जामनी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सागर जिले से हुआ है। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बना दें कि जामनी तथा धसान 2 नदियों का उद्गम स्थल सागर ही है। जामनी नदी उत्तर प्रदेश के ललितपुर के पास बेतवा नदी में मिल जाती है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि क्षिप्रा को मालवा की गंगा कहा जाता है, अर्थात उज्जैन से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। वहीं आपको और आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि बैतूल से आपकी ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी प्रदेश की राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। आपको ये बताना है कि प्रदेश का जो राज्यपाल अर्थात प्रदेश का जो गवर्नर होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि प्रदेश के गवर्नर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की राज्यपाल लालजी दास टंडन का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। इसके कारण अतिरिक्त प्रभार के रूप में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार लिए हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 5वां क्वेश्चन है, किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि सबसे ऊंची एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर्वत की तिब्बती का नाम विश्व की देवी माँ है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है तथा इसकी कुल ऊंचाई 8848 मीटर है। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि यह चोटी नेपाल में स्थित है, साथ ही साथ यह हिमालय रेंज के अंतर्गत आती है। वहीं K2 का पूरा फुल फॉर्म माउंट गॉडविन ऑस्टिन है। तो K2 की रेंज काराकोरम के अंतर्गत आती है और इसकी कुल ऊंचाई 8611 मीटर है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं थर्ड की बात की जाए तो थर्ड ऑप्शन में कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी तथा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई 8586 मीटर है।
तो दोस्तों इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर किस पर्वत में तिब्बती नाम का अर्थ विश्व की देवी माँ है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा माउंट एवरेस्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ख्याल गायन के लिए विख्यात इंदौर घराने की स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर के ही आमिर खान द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर आमिर खान होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2000 जो कि हमारा पुरस्कार से संबंधित है, वर्ष 2016 को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2016 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से के विश्वनाथ को नवाजा गया था। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पिता कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के के नाम पर दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, जो कि फिल्म की इंडस्ट्री से संबंधित है। साथ ही साथ में आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि 2017 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। वहीं 2018 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार वर्तमान में कोरोना से ग्रस्त अमिताभ बच्चन जी को दिया गया है। वहीं आगामी 2019 का दादा साहेब पुरस्कार सुपर 30 फिल्म के हीरो ऋतिक रोशन के लिए दिया जाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का मूल खलिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ताप्ती नदी का मूल उद्गम मुल्ताई पहाड़ी बैतूल है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन जो कि हमारे अभ्यारण्य अर्थात वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश की होशंगाबाद जिले में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिस्टर निवेदिता के नाम से मार्गरेट नोबेल को जाना जाता है। चलिए हम आपको बताते हैं डिटेल से कि सिस्टर निवेदिता के नाम से क्यों इन्हें जाना जाता है। सिस्टर निवेदिता का जो जन्म हुआ था वह अंग्रेज आयरिश में हुआ था, अर्थात यह एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता थी। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। और दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि यह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। मार्गरेट ने 30 साल की उम्र में भारत को ही अपना घर बना लिया था, इस कारण इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है। और सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन नीति आयोग से संबंधित है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और इस प्रकार वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस प्रकार नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होगा। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि नीति आयोग को योजना आयोग के स्थान पर रिप्लेस किया गया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। साथ ही साथ में आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इसके उपाध्यक्ष राजीव सिंह हैं तथा इसके वर्तमान में सीईओ एमडी तथा सीईओ अमिताभ कांत थे, जिनका कार्यकाल अभी हाल ही में बढ़ाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑस्कर जीतने वाले प्रमुख भारतीय भानु अथैया थे। अगला क्वेश्चन हमारा डिफेंस से संबंधित है कि नेशनल डिफेंस अकादमी इज सिचुएटेड एट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी देहरादून में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्राचीन संगीत कला का विद्वान सदैव से तानसेन को कहा जाता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि तानसेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर से संबंधित है। इनका
इनका मूल नाम हरिदास था। इनके गुरु का नाम मोहम्मद गौस था। मोहम्मद गौस तथा तानसेन जी दोनों का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम तथा रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित कालिदास के द्वारा अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम तथा रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। दोस्तों महाकवि कालिदास से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको कालिदास से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ। आप चाहते हैं तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं कि आपको महाकवि कालिदास के बारे में बताते हैं। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर की उपाधि दी गई थी। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में से 9 रत्नों में से एक रत्न थे। वहीं इनके द्वारा लिखे गए 2 महाकाव्य जो कि इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, पहला इनका महाकाव्य कुमार संभवम था तथा दूसरा इनका महाकाव्य रघुवंशम था। वहीं इनके द्वारा लिखा गया एक खंड काव्य मेघदूत था। वहीं ऋतु संहार इनके द्वारा लिखा गया एक गीत काव्य था। वहीं इनके द्वारा लिखे गए 3 नाटक काव्य अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो उर्वशी तथा मालिका अग्निमित्रम था। तो इस प्रकार अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम तथा रघुवंशम जैसे प्रसिद्ध नाटक को कालिदास द्वारा लिखा गया था। मैं आपको एक बार और बता दूं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है तथा कुमार संभवम तथा रघुवंशम जैसी महाकाव्य को कालिदास ने ही लिखा है, जबकि मेघदूत इनका एक खंड काव्य है जो कि कालिदास के द्वारा ही लिखित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन दिन से संबंधित है। राष्ट्रीय बालिका दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे नेशनल अर्थात राष्ट्र के बारे में अर्थात नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे अर्थात राष्ट्रीय बालिका दिवस पूछा जाए तो आपको 24 जनवरी याद रखना है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रति वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। वहीं हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 5 नवंबर, तो 5 नवंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट किस देश ने जीता? तो दोस्तों आपको बताना है कि 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट किसके द्वारा जीता गया। दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्ष 2016 में पुरुष एशियाई चैंपियनशिप हॉकी टूर्नामेंट को हमारे देश इंडिया अर्थात भारत ने जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम या फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश का नाम हरिलाल जी कनिया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जी कानिया थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि हमारे मुख्यालय से संबंधित है। उत्तर पूर्वी रेलवे अर्थात नॉर्थ ईस्ट रेलवे का आपको हेड क्वार्टर बताना है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन जो कि बुक से संबंधित है, वंदे मातरम इनके द्वारा लिखा गया था। तो दोस्तों आपको वैसे ही बेसिकली पता होगा कि वंदे मातरम को हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो इसका राइट आंसर वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि हमारा राष्ट्रीय कांग्रेस का 103वां सत्र खालिस्तान में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का 103वें सत्र का आयोजन मैसूर में हुआ था जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे। अब हम जनरल साइंस के जो हमारे पुलिस कांस्टेबल के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में हम पहुँचते हैं और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है गुणसूत्र इनमें स्थित होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन। तो आपको याद रखना है कि गुणसूत्र रहते हैं वह न्यूक्लियस अर्थात नाभिक में स्थित होते हैं।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता। अर्थात आपको यह बताना है कि इन चार ऑप्शन में कि इसमें से किस को हम घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किए जा सकता है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है एक कॉपर रॉड, सेकंड ऑप्शन है एक ग्लास रॉड, थर्ड ऑप्शन है एक कॉपर कलम और एक प्लास्टिक कलम और फोर्थ ऑप्शन है एक फुलाया हुआ गुब्बारा। तो दोस्तों आप एक अगर ग्लास की रॉड को लेंगे और उसको आप अगर रेगुलर कंटिन्यू घिसेंगे तो उसको हम आवेशित कर सकते हैं, वहीं एक प्लास्टिक कमल को भी आवेशित कर सकते हैं, साथ ही साथ एक फूला हुआ गुब्बारा को भी घर्षण के द्वारा आवेशित किया जा सकता है। लेकिन अगर एक कॉपर रॉड की बात की जाए अर्थात कॉपर रॉड या एक कॉपर रॉड को हम घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में खलिस्तान होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में रैपिड कंबसन अर्थात त्वरित दहन होता है। मोस्ट ऑफ द फॉसल फ्यूल्स हैव रैपिड्स कंबसन अर्थात अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में त्वरित दहन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक एक अम्ल नहीं है। तो दोस्तों हम आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन अगर एक लिक्विड है तो वह एक अम्ल होता है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl गैस है तो यह एक प्रकार का अम्ल नहीं होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली देखता है तो उसी मछली दिखेगी। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में एक मछली को देखता है तो मछली को वह अपनी मूल स्थिति से ऊपर की ओर देखेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जस्ट एबव द ओरिजिन पोजीशन अर्थात मूल स्थिति के ठीक ऊपर दिखाई देगी। दोस्तों नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति पानी में मछली को देखता है तो वह मूल स्थिति से ऊपर इसलिए दिखाई देती है क्योंकि ये इसमें प्रकाश की अपवर्तन की घटना होती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाले सभी बिजली के तारों पर एक प्लास्टिक कवर चढ़ा होता है क्योंकि प्लास्टिक खलिस्तान होते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन रहता है कि सुचालक तथा कुचालक में, तो आपको याद रखना है कि सुचालक मतलब वो ऐसी चीज़ या ऐसे मेटल्स जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनको हम सुचालक बोलते हैं। वहीं आपको याद रखना है कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है वह इलेक्ट्रिसिटी के वेट कंडक्टर अर्थात कुचालक कहलाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है घरेलू फिटिंग में प्रयुक्त होने वाली सभी बिजली के तारों को हम प्लास्टिक के कवर से चढ़ा होता है क्योंकि प्लास्टिक खलिस्तान होते हैं। तो आपको याद रखना है प्लास्टिक तथा वुडन अर्थात लकड़ी विद्युत की कुचालक होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी कोशिका चुनिए। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नर्वस सेल अर्थात तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि कोशिका की सबसे पहली खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, किंतु इन्होंने डेड कोशिका की खोज की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आखिर यूकैरियोटिक सेल क्या कहलाता है। दोस्तों सेल दो प्रकार की होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक। तो दोस्तों प्रो और कैरियोटिक का मतलब हिंदी में होता है न्यूक्लियस अर्थात नाभिक। तो जिसमें अगर न्यूक्लियस एब्सेंस हो तो उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं तथा जिनमें न्यूक्लियस उपस्थित हो उन्हें यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो आपको इसमें से उस ऑप्शन को चुनना है जो कि यूकैरियोटिक कोशिका का नहीं है। तो दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जिसमें यूनिसेलुलर अर्थात जिसमें एक सिंगल कोशिका पाई जाती है वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशिया, ये सब बैक्टीरिया हुआ तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोकैरियोटिक के अंदर। जबकि फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स ये सब यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियस अर्थात नाभिक मौजूद होता है। तो हमारा क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है अर्थात आपको यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है बताना है अर्थात जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होता नहीं है वह बताना है। तो दोस्तों कवक में न्यूक्लियस मौजूद होता है क्योंकि इसमें मल्टीसेलुलर अर्थात बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सी कोशिकाएं मौजूद होती हैं और बहुत सी कोशिकाओं के लिए न्यूक्लियस मौजूद रहता है। वहीं सेकंड ऑप्शन एनिमल है, तो एनिमल भी एक यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है, वहीं प्लांट भी यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है। लेकिन हमारा फोर्थ ऑप्शन जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इस प्रकार यूकैरियोटिक सेल में इसको सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर बैक्टीरिया होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन ह्यूमन हार्ट्स अर्थात हृदय से संबंधित है। हृदय खलिस्तान से बना होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि हृदय है वह एक प्रकार का पेशीय ऊतक अर्थात मस्कुलर टिश्यू है। आपको ये भी पता होगा कि रक्त एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू अर्थात रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। लेकिन अगर आपसे हृदय से पूछा जाए तो हृदय खलिस्तान से बना होता है, तो आपको याद रखना है कि हृदय मस्कुलर टिश्यू अर्थात पेशीय ऊतक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है पट्टीदार पेशी के विषय में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। दोस्तों आपको याद रखना है कि पट्टीदार पेशी रहती हैं वह अस्थियों से जुड़ी होती हैं, ये भी सही है। यह एक प्रकार की वॉलेंट्री अर्थात ऐच्छिक होती हैं, यह भी हमारा राइट आंसर है। और स्ट्रैंड अर्थात इसमें धारीदार होती हैं, यह भी हमारा राइट आंसर है। लेकिन पट्टीदार रेशे के विषय में अनैच्छिक अर्थात इनवॉलेंट्री, ये हमारा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर इनवॉलेंट्री अर्थात अनैच्छिक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न प्रदत्त सूची में उस वस्तु का चयन करें जो कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जल एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, वायु भी एक प्रकार में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है, वहीं सॉइल भी एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है, जबकि इलेक्ट्रिसिटी कोई भी प्रकार का प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह एक आर्टिफिशियल संसाधन के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है विलीन रूप से पचित भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर के खलिस्तान द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रुधिर रहता है वह 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर विलीन रूप से पचित भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी व्यर्थ के परिवहन का कार्य रुधिर को खलिस्तान के द्वारा किया जाता है। तो रुधिर की इस कार्य को प्लाज्मा के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है वाहन के पहिए में खांचे को बनाया जाता है ताकि खलिस्तान हो। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वाहन में खांचे इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनके घर्षण को बढ़ाया जा सके अर्थात इंक्रीज द फ्रिक्शन। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर घर्षण में वृद्धि होगा। दोस्तों आपको याद रखना है कि वाहन के पहियों में खांचों को बनाया जाता है ताकि उनके घर्षण में वृद्धि की जा सके। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जैसे ही आपने देखा होगा स्किड या कहीं पे अगर आप स्लिप हो जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जो वाहन के पहियों की जो खांची रहती है वह घुर जाती हैं, टायर घुर जाते हैं। तो अगर फ्रिक्शन की कमी अर्थात घर्षण की कमी होगी तो कोई भी कैंडिडेट अगर किसी भी पाथ पर जा रहा होगा तो वह स्किड और स्लिप हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में जीवाणु संवर्धन के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत खलिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में अगर आपको जीवाणु को संवर्धन करने के लिए करके रखना है अर्थात जीवाणु को आपको संवर्धन करना है तो उसके लिए आप किस शैवाल का यूज करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि रेड एल्गी अर्थात लाल शैवाल प्रयोगशाला में जीवाणु को संवर्धन करने के लिए प्रयुक्त अगर माध्यम का स्रोत है। बढ़ते हैं हम अंतिम क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का तंतु निम्न का बना होता है। तो दोस्तों आपको बेसिकली पता ही होगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट या विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन धातु का बना होता है। साथ ही साथ विद्युत बल्ब में अक्रिय गैसें भरी रहती हैं। विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट अर्थात फिलामेंट टंगस्टन धातु का बना रहता है क्योंकि टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत अधिक होता है। टंगस्टन धातु का गलनांक 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इस प्रकार हमारे ये आज के जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस के क्वेश्चन का यही डिस्कशन समाप्त होता है। दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आपको अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, साथ ही साथ चैनल को लाइक करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आगे के दिनों में मैं इसका कल या परसों में इसका 3rd पार्ट लेकर आऊँगा। तो दोस्तों मेरी आपसे पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।